नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? बिल्कुल होंगे बिंदास, मस्त और खुश। मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव। स्वागत करता हूं आप सभी का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। साथियों, आप जानते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान से। और साथियों, इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं लीलाधर बानू खुटे। आप एक समाज सेवी हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग कार्य करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे आपसे आपके बारे में और समाज सेवा के क्षेत्र के बारे में कि आप किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं, आपके माध्यम से किनको किनको मदद मिल चुकी है। इन सभी बातों को आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे आपसे। तो साथियों, चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट लीलाधर बानू खुटे जी का। लीलाधर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद। बानू जी, जैसा कि हम जानते हैं आप एक समाज सेवी हैं। समाज सेवा अपने आप में एक अलग कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। आज के समय में जब लोग केवल खुद की चिंता करते हैं, ऐसे समय में समाज की चिंता करना एक बहुत बड़ा कार्य है और इससे लोग खासा प्रभावित भी होते हैं आपसे। तो हम आपसे जानेंगे समाज सेवा के विषय में। पहले हम जानना चाहते हैं आपसे आपके बारे में। जी, आप अपने बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। मेरा नाम लीलाधर बानू खुटे है और मैं वर्तमान में एक समाज सेवी हूं और हमारा एक संगठन है युवा संकल्प संगठन, जिसमें हम लोग लगातार जो है समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करते हैं। और मैं मेरे बारे में बताता हूं कि मेरा जो है यहीं मैं रायगढ़ का रहने वाला हूं। बाजीराव पारा मेरा स्थायी निवासी है और मेरा जो है पढ़ाई जो है राजीव गांधी नगर मिट्ठूमड़ा से जो है मैं प्राथमिक शिक्षा किया हूँ। नटवर स्कूल से मैं हायर सेकेंडरी करके मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ अपना पीडी कॉमर्स कॉलेज से। जी, तो कैसे ख्याल आया कि मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में जाना है? हाँ, अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो है नौकरी चाकरी करते हैं। बहुत सारे कम लोग हैं जो इस फील्ड में आते हैं, क्योंकि एक बदलाव का मन में सोच रहता है। जो चाहते हैं कि समाज में एक नई अच्छे लोग पैदा हों, अच्छा लोग सेवा के क्षेत्र में आएँ। क्योंकि अभी इस भागदौड़ के जीवन में सभी के सभी अपने पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन एक आपको अगर संतुष्टि के पीछे जाएंगे जी, तो देखेंगे कि आप किसी की मदद करेंगे जैसे ही, और उस मदद में जो आपको जो धन्यवाद देते हैं, या किसी जैसे हमने बुजुर्ग के किसी की सेवा की और वो हमारे ऊपर में हाथ रखते हैं, या आप कहीं जैसे मान लीजिए जाएंगे वृद्धाश्रम जाएंगे तो वृद्धाश्रम में भी आपको अगर किसी की सेवा करते हैं तो वो जो धन्यवाद जो देते हैं वो एक अलौकिक शक्ति रहती है। और उसको जो है महसूस कर पाना, जो जिसके साथ में होता है वही उसको महसूस कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में जो है हमको बहुत ज़्यादा लोगों को आने की ज़रूरत है और आज के परिदृश्य में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज सेवा के क्षेत्र में लोग आएँ। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानकारी का अभाव होता है। सरकार बहुत सारे नियम कानून बनाती है, बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं। वो योजना बनाती हैं समाज के उन तबकों के लिए जो सीधे सीधे नहीं जुड़ पाते हैं सरकार की कुछ नीतियों से। तो इन योजनाओं को पहुंचाना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो आप कैसे कैसे पहुंचाते हैं और आपके संगठन में कितने लोग कार्यरत हैं? मैं आपको बता दूं, युवा संकल्प जो है 2018 मार्च को जो है हमारी जो है संगठन की स्थापना हुई थी। और हम लोगों ने देखा कि शहर में बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन रहे हैं और वो लोग जो हैं आप देखेंगे कि शहर के क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम करते हैं जी, लेकिन हमारा जो संगठन है 2016 से ही हमने ग्रामीण क्षेत्र में काम करना चालू किया। और आप देखेंगे कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे काम करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है आपके पास समस्याएं आएंगी, क्योंकि गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हमने जो है गांव में जा कर के जो शासन के बहुत सारे नियम हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो है शासन योजनाएं लाती हैं, लेकिन अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति उस योजना की जानकारी नहीं रहने के कारण में उसका लाभ नहीं ले पाता है जी। हमारा जो संगठन है, हमने गांव-गांव जा करके बैठकें करके हमने समस्याओं को जानने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने जो है हमारा प्रथम जो बैठक हुआ सरिया अंचल में हुआ। सरिया के खैरगढ़ी करके ग्राम है, वहाँ पे हमने पहली बार जो हमारा संगठन की शुरुआत किया। उसके बाद में हमने पुसौर में, जाम गांव में, और ऐसे करके हमने पूरे जो है रायगढ़ जिले के सभी ग्राम में जा करके समस्याओं को जानने के भी प्रयास किए और समस्या का निदान के लिए जनहित के जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी सामाजिक लड़ाइयाँ हैं, उन सभी लड़ाइयों को हमने कलेक्ट्रेट में आकर के भी उसको समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। एक समय का आपको मैं बता दूँ कि ODF कोठाला हुआ था, ये ग्राम
खैरगढ़ी में भी हुआ था, आपके टिनमिनी में भी हुआ था, तो ऐसे कोतासुरा में भी हुआ था। तो हम सभी समस्याओं को मिला करके उनको जो है समस्या का निदान करने का भी प्रयास करते थे और सभी लोगों को जो है जो सरकार की योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने का भी काम करते थे। तो मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? समाज सेवा के क्षेत्र में समस्याएं अनेक हैं। बहुत सारे ऐसा होता है कि चूंकि समाज सेवी एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होता है और सबसे पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल समस्याएं सबसे पहले आती हैं, उससे हमको बचना रहता है। और अभी तक जैसे मैं एक समाज सेवी के रूप में अभी तक किसी में राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, तो ये समस्या तो बहुत बड़ी होती है। और भी हमारे जैसे क्या होता है कि आप समाज सेवा करेंगे तो उससे कहीं किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति भी बहुत बड़ा मतलब कारण होता है कि आप आर्थिक स्थिति पे भी मजबूत नहीं होता है। क्योंकि आप समाज सेवा के क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो आर्थिक स्थिति सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आप कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे आपको आर्थिक स्थिति मजबूत हो और आपका मन जो है उसी सेवा के लगातार लगे रहता है। तो दूसरा तो आर्थिक स्थिति के भी रहता है। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे जो है बहुत सारे रिश्तेदारों को, अपने दोस्त यारों को भी बहुत कम समय दे पाते हैं। तो ये भी एक तरह सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समय हम ज़्यादा लोगों को नहीं दे पाते, क्योंकि आप क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास अनेक जो है समस्याएं आती हैं और इस अनेक समस्याओं का आप समाधान करते 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 लोग आपसे बहुत ज़्यादा जो है अपेक्षाएं करती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक समस्या है, जो लोग हम उनकी अपेक्षाओं के समक्ष नहीं उतर पाते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा समस्या पैदा होता है जी। और जब हम समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं तो एक गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। तो जब लोगों की आप समस्याएं देखते होंगे तो आपको लगता होगा मेरी समस्या तो कुछ समस्या ही नहीं है। तो लोगों की कौन कौन सी समस्याएं रहती हैं जिनमें आप ज़्यादा ध्यान देते हैं और किन किन तबकों की आप मदद करते हैं? खास करके मैं जहाँ तक जाता हूँ लोगों के बीच में, तो लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्वास्थ्य की समस्या है जी। बहुत सारे लोगों को जो है शिक्षा की भी समस्या होती है और मूलभूत समस्याएं जो है रोटी कपड़ा मकान का जो समस्या है वो तो आम जनमानस में सभी लोगों को है। लेकिन जो जहाँ तक अभी वर्तमान की जो समस्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमको शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अभी नशा है, इस नशा के बीच में अपन जब समाज के बीच में जाते हैं या लोगों के बीच में जाते हैं या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके बीच में जाते हैं, तो इनके लिए अपन काम करते हैं तो देखते हैं कि आज भी उनके बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, आज भी उनके बच्चे जो है नशा में जा रहे हैं। तो ये समस्याएं हमको सबसे ज़्यादा दिखती है और आने वाले समय में भी इस पर अपन बहुत ज़्यादा जो है काम करने की ज़रूरत है। आपने जिक्र किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कार्य करते हैं। शिक्षा की कितनी कमी अभी पाई जाती है गाँव में या ऐसे तबकों में जो सीधे सीधे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं? जैसा गांव में आप जाएंगे देखेंगे कि आज भी वहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी अभी लगातार जो है हम भी देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी शिक्षा जो 8वीं तक जो आप पास कर दे रहे हैं जी, आप बेस को कमज़ोर कर दे रहे हैं। बच्चा जो है 9वीं क्लास में कैसे पास होगा, 10वीं क्लास में कैसे पास होगा। मैं गवर्नमेंट से, मेरे जो छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करता हूँ कि ये जो आप 8वीं तक जो है पास करने का जो नियम है उसको जो है जल्द से जल्द जो है ठीक करें। ये सबसे बड़ी समस्या है। और अभी वर्तमान में जैसे समस्याएं गांव में जाएंगे देखेंगे कि बहुत कम लोग हैं जो है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं और पढ़ाने लिखाने से उतना जो है आगे जो है शिक्षा स्तर जो है, जैसे हम शहर में देखते हैं पढ़ लिख करके 12वीं क्लास के बाद में सब शहर में कॉलेज के लिए आते हैं, तो आज भी गांव से बहुत कम बच्चे आ पा रहे हैं जी। तो इस पे फोकस करना चाहिए कि गांव के बच्चों में जो है पढ़ाई के लिए रुचि, और आज जो जनरेशन जैसा है स्मार्ट क्लास का, तो स्मार्ट क्लास के भी अब बच्चों को जो है अच्छा शिक्षा के साथ साथ जो है और भी उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से जो है काम करेंगे तो हमारे बच्चे जो है और ज़्यादा जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए अभिभावकों को भी जागरूक करना ज़रूरी हो जाता है। कुछ अभिभावकों को लगता है कि हम नहीं पढ़े हैं, बच्चा पढ़ के क्या करेगा, तो उन्हें जानकारी देना पड़ता है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। और धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। पहले एक ज़माना था कि यदि माता पिता पढ़े नहीं होते थे तो बच्चे भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाते थे, मगर आजकल हर अभिभावक यही चाहते हैं
कि यदि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारा बच्चा ज़रूर पढ़ करके आगे जाएगा। और आपके सामने कभी क्या ऐसे उदाहरण आए जो खुद तो कम पढ़े लिखे हैं मगर अपने बच्चे के लिए बहुत प्रयास करते हैं? चूँकि ये हमारा जो मैं जिस समाज से आता हूँ वो बहुत साधन विहीन समाज है। बहुत सारे जो है साधन के अभाव में मैंने पढ़ करके यहाँ तक आया है। और मैं देखा हूँ मेरे समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत तकलीफ़ से जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। चूँकि खाने खिलाने के लिए भी उनके पास व्यवस्था नहीं रहती है और काम भी लेबर मजदूरी का करते हैं। तो लेबर मजदूरी के काम करके वो खुद ही अपने घर पालन पोषण के लिए होते हैं और उसके बाद में बच्चों को पढ़ाना लिखाना रहता है। तो बहुत ही दयनीय स्थिति से मैं बहुत सारे परिवार हैं जो कि नाम नहीं ले सकता हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ। और मेरे इस रायगढ़ के शहर में ही बहुत सारे आसपास के गांव के लोगों को भी मैंने देखा है और उनके बीच रहा हूँ। जैसे मैं उसी एक बताया आपको बाजीराव पारा, जस्ट बगल में मौधा पारा मेरा गृह मोहल्ला था, वहीं से मैं पला बढ़ा हूँ। तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और आसपास के जो मैं जिस बस्तियों पे जाता हूँ, चाहे वो कया घाट जेल पारा हो, चाहे कांसीराम चौक हो, चाहे आपका राम भाटा हो, पूछा पारा हो, ऐसे तमाम जितने भी मलिन बस्तियां हैं वहाँ जाता हूँ। मैं देखता हूँ बहुत सारी मतलब जो है लोगों की समस्या होती है और इस समस्या पे वो लोग जो है अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को आगे बिना साधन के पढ़ाना। तो आप कैसे मदद करते हैं उनकी? जी, मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार के हमारी मदद करने की पूरी मंशा रहती है। लगातार जो है हमारा प्रयास है। जो 2016 से मैं आरटीई में बच्चों को जो है एडमिशन कराने की कोशिश करता हूँ और हर साल मेरा एक टारगेट रहता है। मैं 100 से 150 बच्चे जो है लगभग मैं बच्चों को जो है अपने ऑनलाइन के माध्यम, पहले ऑफलाइन था तो अपन स्कूल में भी जहाँ जहाँ पे जा के अपन फॉर्म भरते थे। आज ऑनलाइन के माध्यम से भी मैं बहुत सारे बच्चों को जो है एडमिशन कराने का कोशिश करता हूँ। और इस माध्यम से क्या है 25% गवर्नमेंट जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है एडमिशन देती है ST/SC और जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए। तो इसके लिए मेरा विशेष करके ये सोच रहता है कि मैं बच्चों को जो है वहाँ तक भेजूँ। और भी हमारे जो है समाज में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिसमें ब्रिलियंट बच्चों को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं। तो उसमें भी मैं अपने बहुत सारे आसपास के जो ज़िले के जो हमारे बच्चे हैं मैं उनको जो है उस संस्था के बारे में भी बता करके उसका लाभान्वित कराने का भी प्रयास करता हूँ। बहुत सारे लोग भी उससे लाभान्वित होकर IAS तक बने हैं और बहुत सारे लोग जो है आज शासकीय सेवा दे रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत साधुवाद हम आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप जानकारियों को उन तक पहुंचाते हैं और RTE राइट टू एजुकेशन के माध्यम से ऐसे बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में भी करवाते हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं प्राइवेट स्कूल तक। हम आपसे और भी बातें करेंगे मगर जानना चाहते हैं एक गाना आपसे और। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है। ये गाना भी मेरे पसंदीदा गानों में से है। आप इस गाने की फरमाइश किए तो मुझे लगा कि कहीं कुछ और बात तो नहीं है। क्या बात है इस गाने के पीछे? देखिए, गाने का समझ में सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं अपने तरफ से मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है मेरे देश की जनता से प्रेम है, मेरे लोगों से प्रेम है, मेरे आसपास के सभी लोगों से प्रेम है, इसलिए मैं इस गाने का जो है जिक्र किया हूँ। हाँ, कि इतना प्यार तुम्हें करते हैं। जब आप समाज सेवा के क्षेत्र में गए तब पता चला कि अपनी जनता से हम कितना प्यार करते हैं। जी। बहरहाल हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उसका निदान आप कैसे करवाते हैं? मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कोई भी समस्या है, जैसे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है, तो इस समस्या का समाधान मैं सबसे पहले तो जैसे उस बीच में जाता हूं तो लोगों के पता चलता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उस अभाव में मेरे पास जो है एक आदरणीय मेरे गुरुदेव हैं और मेरे मार्गदर्शक हैं, रेड क्रॉस के जो अभी प्रभारी हैं मुकेश शर्मा जी। सबसे पहले मैं उनसे सलाह लेता हूं और सलाह लेने के साथ साथ वो मुझे गाइड करते हैं कि इस बच्चे का जो है इस तरह का इलाज हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो है सुदूर गांव से आते हैं, मतलब गांव वनांचल, मतलब वहाँ उनके पास पैसे की सच में कमी नहीं रहती है। तो मैं देखता हूँ वर्तमान में, पहले हमारे पास स्मार्ट कार्ड की सुविधा थी, तो हम स्मार्ट कार्ड के माध्यम से लोगों का जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इलाज हो, इसका पहले हमने प्रयास करते थे। अभी वर्तमान में राशन कार्ड का भी स्थिति ऐसा है कि राशन कार्ड जिसका है तो उसका भी इलाज कराने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है आज रायगढ़ में गाँव से आ जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनके पास रक्त की कमी रहती है, रक्त की तत्काल नहीं मिल पाता है। तो ये रक्त की भी अपन जो है मुहैया कराने का
भरपूर प्रयास करते हैं। पूरे हमारे जो है युवा संकल्प के जितने भी सदस्य हैं वो सभी के सब रक्तदानी हैं, रक्त देते ही हैं। तो इस तरह भी हमने इनका प्रयास करते हैं। और चूंकि हमारा संगठन जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हम आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हमको लगता है कि हम अगर कहीं ऐसा आने वाले फ्यूचर में कहीं किसी प्रकार का ऐसा सहयोग की भावना हमको लगेगी तो हम शहर के जनप्रतिनिधियों से प्लस जो जनता से जो है इस सहयोग को जो है कोई ऐसा समस्या आएगी तो इस तरह भी समाधान करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उससे अपन देख करके जो है लोगों की लाभ पहुंचाने का कोशिश करते हैं अपने। बिल्कुल, एक आयुष्मान कार्ड भी है, इसके माध्यम से भी लोगों के हेल्थ में थोड़ा सा जो भी खर्च होता है उसका जो भी पैसा है वो सरकार दे सकती है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। जी, तो साथियों, यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है उसके माध्यम से भी आप अपना इलाज करा सकते हैं। हर राज्य सरकार और केंद्र की सरकार बिल्कुल ये कोशिश करती है कि स्वास्थ्य के चक्कर में किसी को परेशानी ना हो। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी राय रखते हैं। और इन सब के बीच खुद की देखभाल कैसे करते हैं? देखिए, युवा हैं और इस देश में हर युवा जो है एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने जीवन को यापन करते हैं। साथ ही साथ अपन जो है अपने दोस्ती यारी परिवार, मेरे भरा पूरा परिवार है जिसमें मेरी माता है, पिताजी का देहांत 2020 कोरोना में ही हुआ था, और मेरे 2 भाभियाँ हैं और एक भाभी के 3 भतीजे हैं, और एक भाभी के जो है एक छोटी सी 10 वर्ष की प्राची है मेरी भतीजी, और 5 वर्ष का विधान है मेरा भतीजा। तो इन सब के साथ में रह करके बच्चों के साथ में मुझे जो है अपना समय देना अच्छा लगता है। तो ये एक समय अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में रह करके मैं अपने आप को भी देखभाल कर लेता हूँ उनके साथ में रह करके। जी, मतलब जो समाज सेवा में जाते हैं वहाँ जो तनाव होता है तो घर में आकर के तनाव मुक्त हो जाते हैं आप। जी, बहुत बढ़िया लग रहा है जब आप हमसे बात कर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप खुद समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, और यदि कुछ लोग, युवा लोग समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप उन्हें कैसे लाते हैं? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है हमें क्या लेना देना दुनिया से, तो आप उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं? समाज सेवा का क्षेत्र एक बृहद क्षेत्र है जिसमें हम जो है जैसे आप देखेंगे कि शहर में एक अलग सा वो एक वातावरण बन गया है कि पैसे वाला ही एक समाज सेवा का क्षेत्र में काम कर सकता है। जो धनाढ्य वर्ग का व्यक्ति है, जो एक जीवन काल में बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, और पैसा कमाने के बाद में जो है वो अंतिम समय में जब उसका समय होता है तब वो जो है समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन युवा संकल्प संगठन ने इस ध्येय को जो है ख़त्म करने का प्रयास किया है। अगर आपके में अच्छी सोच है, आपके में की अच्छा ऊर्जा है और आप अच्छा सोच के साथ काम करना चाहते हैं तो आप इस काम को बखूबी से जो है कर सकते हैं। गरीब आदमी भी अगर रोड में पड़ा हुआ पत्थर को जो है साइड करता है तो वो भी एक समाज सेवा के क्षेत्र में आता है। ना कि आप जैसे करोड़ों रुपया जो है दान दक्षिणा कर करके ही समाज सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी सोच होनी चाहिए अच्छी, आप बिल्कुल जो है समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और आप जितने भी हमारे युवा हैं, युवा लोगों को जो है हम उनको जो है कभी भी जो है ऐसा बोल करके नहीं लेके आते हैं कि हम उनका पूरा 24 आवर वर्कर बना करके रखेंगे। हमारा सबसे पहले लोगों को लाने का सबसे पहले हमारा नियम रहता है कि सबसे पहले जो है वो अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बाद में जो है दूसरा जो है वो अपने परिवार को समय देगा, फिर अपने दोस्त यार को समय देगा। फिर इतना सब चीज़ करने के बाद आप जो है अपना जो समय बचता है तो आप हमारे संगठन को समाज सेवा के क्षेत्र में समय देंगे। बिल्कुल, तन मन धन 3 अलग अलग चीजें हैं। जिसके पास तन है तो तन दे दे, मन है तो मन दे दे, धन है तो धन दे दे, और जिसके पास धन नहीं है तो कम से कम तन और मन तो दे सकते हैं। और आपने एक बहुत बढ़िया बात की कि यदि रोड में पत्थर पड़ा है उसको साइड में रखना भी एक समाज सेवा का काम है। समाज सेवा का काम इसलिए है कि हो सकता है कोई गाड़ी से आ रहा हो और उस पत्थर की वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी राय रख रहे हैं। और बात हम कर रहे थे रक्तदान की गाने से पहले, तो एक डर रहता है लोगों के मन में कि रक्तदान करेंगे तो हमें कुछ ना हो जाए। तो उस डर को आप खुद के लिए कैसे दूर किए और लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं कि आपको रक्तदान करना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम जब मेरे को जो है ब्लड दिलाने के लिए ले गए थे तो मैं भी उस समय बहुत डरता था। और चूंकि सुई का डर जो है आम जितने भी हैं लोगों को तो डर रहता ही है, तो सुई से एक डर तो था। लेकिन आप जैसे जैसे एक बार जब ब्लड देंगे तो आपको एक अच्छा फीलिंग आएगा। मतलब अच्छा फीलिंग कहने का अर्थ है कि
आपके में एक अलग ऊर्जा आता है आप ब्लड देने के बाद में। और जैसे ही आप उस ब्लड दे करके आप कुछ भी खाने का जैसे सेवन करेंगे तो वो रक्त का जो है बनना चालू हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है रक्तदान कर सकता है। हम लोग जो है हमारे संगठन के जितने भी बच्चे हैं उनको जो है हमने चूँकि सोशल मीडिया में भी बहुत सारे जो है हमने एक वीडियो भी बनाया था ना करे रक्तदान, जिसमें हमने रक्त के बारे में बताने का प्रयास किया था। एक्सीडेंट होता है बच्ची और उसमें उसको रक्त की ज़रूरत पड़ती है, उसके परिवारजन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उनके युवा संकल्प के साथ ही उनको ब्लड मुहैया करा के उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो जब तक हम लोग जागरूकता के विषय में काम करने का हमारा जो है युवा संकल्प का सबसे मुख्य ध्येय रहता है, तो रक्तदान के विषय में भी हमने जागरूकता का वीडियो बनाए हैं, तो उस सबको भी दिखाते हैं। और आप जब युवाओं को जो है प्रेरित करेंगे, आपसे अगर प्रेरित रहेगा तो आप जो करते हैं उसको वो अपने ऊपर में आत्मसात करने की कोशिश करता है। क्या बात। तो ये सबसे बड़ा हमारा ये अचीवमेंट होता है कि हम रक्तदान के क्षेत्र में लोगों को जो है जागरूक करने का सबसे बड़ा हमारा प्रयास रहता है। वो हमको देख करके जो है रक्तदान करने की इच्छा जाहिर करते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुम ये काम करो और आप कहते हैं चलिए हम ये काम करते हैं। जी, इनमें आते हैं। बहुत बढ़िया विचार हैं आपके। और एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं साहित्य के बारे में। जब भी कोई साहित्यिक कार्यक्रम होता है हम देखते हैं कि आप वहाँ मौजूद रहते हैं और बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तो साहित्य का कितना योगदान है समाज सेवा के क्षेत्र में? साहित्य समाज का सबसे बड़ा विषय है और वो क्षेत्र है। उस क्षेत्र में मैं बोलूँगा कि साहित्य ही समाज का दर्पण है, और जैसा हम समाज बनाना चाहते हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं, उस तरह का आप उसे रचना करते हैं और वैसे ही समाज वो बनता है। तो जिस प्रकार से हम रचना करते हैं वैसे ही समाज बनता है। तो आज वर्तमान के परिदृश्य में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत सारे अनर्गल गाने बजते हैं, जिस गाने का जो है नशा के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसा गाना बहुत सारे जो है अभी सीरीज़ आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे जो है अनर्गल वीडियोस। तो ये सब चीज़ें जो है समाज का आईना दिखाने का जो काम है वो आईना नहीं दिखा करके ये जो है इस तरफ ढकेल रही है। तो ये साहित्य के लिए क्षेत्र में जो है गलत तो दुरुपयोग हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी जो इस तरह के जो गाने बनाने वाले हैं, ये जो ऐसा जो सीरीज़ बनाने वाले हैं, वो समाज को जो आईना दिखाएं, जो अच्छा संदेश दे, जो अच्छा समाज निर्माण हो, ऐसा राष्ट्र देश सहित ये सब चीज़ में जो अच्छा से अच्छा हमारा हो सके, ऐसा रचना हो ताकि हमारा जो समाज है समृद्ध हो, खुशहाल हो। तो आप ऐसे ही प्रेरित करते हैं युवाओं को कि वो भी साहित्य से जुड़ें। और एक बात हम कर रहे थे पहले सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया का ज़माना है, बुक से, किताब से कहीं ना कहीं लोग दूर होते जा रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसे? चूँकि जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके पास मजबूत इरादे पक्के नहीं होंगे। आपको अगर किताब पढ़ेंगे तब जा कर के आपके जो इरादे हैं, आपका जो सोच है, आपका जो एक कोई भी संकल्प है वो आपका मजबूत होता है जब पुस्तकें पढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल साइड में कम समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमको जो है पुस्तकें पढ़ने चाहिए। और आप कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करते हैं, तो कितना उपयोग आप करते हैं और कितना करना चाहिए? सोशल मीडिया में वो 10-15% मैं लगभग करता हूँ, और जहाँ तक उसका मुझे उपयोग करना चाहिए, जो मैं अपने विचार को व्यक्त करने के लिए या मैं किसी कार्यक्रम में जो लोगों को जागरूक कर सकूँ, ऐसे चीज़ों में मैं उसको ज़्यादातर उपयोग करता हूँ। और देश दुनिया की जानकारी जो है मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिलती है। तो मैं जो चीज़ें जो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मान ले मुझे मेरे संवैधानिक जानकारी, मुझे जो है संविधान के बारे में देखना रहता है, मुझे पढ़ना रहता है, मेरे विशेष जो है हक अधिकार के बारे में जानना रहता है, लोगों को बताना रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया से मैं मिल जाता है। तो सोशल मीडिया का मैं 10-15% प्रयोग करता हूं, तो वो अपने खुद की जानकारियां इकट्ठा करने के लिए, अपने खुद के लोगों को जो है जागरूक करने के लिए मैं इसका उपयोग करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं। और सच में जितने भी सोशल मीडिया हैं, यदि हम उन पर आश्रित हो जाएंगे तो नुकसानदायी है। 10%, 20% यदि हम देते हैं तो जानकारियाँ प्राप्त करें, कुछ जानकारियाँ पहुँचाएं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। और जाते जाते हम आपसे जानना चाहते हैं कि समाज के किस क्षेत्र में आप सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं, वहाँ के लोगों की मदद करते हैं, और आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं?
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे दो प्रेरणा स्रोत हैं, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और परम पूज्य जो है बाबा गुरु घासीदास जी। इन दोनों ने अपने अपने लिए एक संदेश दिया है। बाबा गुरु घासीदास जी जो है नशा मुक्त समाज का सपना देखते थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो चाहते थे कि पूरा जो देश जो है शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करे। तो इन दोनों से मैं प्रेरित होकर के जो है अपना जो है कार्य करता हूँ। और आज वर्तमान में मेरे जो समाज की स्थिति हैं, जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार हैं, उनको जो है समृद्ध बनाना बहुत ज़रूरी है। समृद्ध का अर्थ है ये कि उनको जो है आज बहुत देखिएगा कि बहुत कम लोग हैं जो है व्यापार उद्योग में आते हैं, गरीब समुदाय के लोग। तो छोटे छोटे जो है व्यापार करके उनको जो है उनको रोज़गार मुहैया कराना, और उनको जो है छोटे छोटे उद्योग के साथ साथ जो है उनकी शुरुआत हो, और वो धीरे धीरे अपने जो है समाज को जो है समृद्ध बनाएं। और नशा के क्षेत्र में तो बिल्कुल जो है मैं चाहता हूं कि पूरा जो है छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त हो, पूरे भारत देश में नशा मुक्त हो। तो नशा जो आज वर्तमान की स्थिति में जो युवाओं को, बच्चों को जो है बिगाड़ने का जो काम कर रही है, तो इनको जो है इस क्षेत्र में भी मेरा काम करने का बहुत ज़्यादा इच्छा है, और करता भी हूँ मैं अपने स्तर पर। और शिक्षा के भी क्षेत्र में जो है ज़्यादातर लोग शिक्षित होंगे तो समृद्ध होंगे, और समृद्ध होंगे तो आर्थिक रूप से जो है मजबूत होंगे तो उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई कमी, मतलब उनकी कमियां नहीं होंगी, उनको जो है किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आर्थिक रूप से जो है मैं लोगों को जो है विकास की ओर में जो है काम करने का भी मेरा नियोजन है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रयास है आपका, और हम उम्मीद करते हैं, साधुवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस प्रयास में सफल ज़रूर हों। रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा? हर किसी युवा का एक सपना होता है, और ये रेडियो धूम 89.6 मुझे जो है इस मंच को दिया है। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके समस्त जितने भी लोग हैं उन सभी का। और मेरा सपना जो था कि हर किसी का सपना होता है कि एक बार जो है ऐसे स्टूडियो में बैठे। आज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा समाज सेवा के क्षेत्र में आना मेरे सपने को साकार करने के बराबर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही हम आपका इंटरव्यू बीच बीच में लेते रहेंगे, आपकी बातें युवाओं तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे लीलाधर भानुखुटे। आप एक समाज सेवी हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी राय रखी, अपने कार्यों के बारे में बताया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आपसे बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी, और इन जानकारियों के माध्यम से आगे आने वाले जीवन में उन्हें मदद जरूर मिलेगी। तो साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, और जाते जाते हम आपको बताते आज के प्रोग्राम के गेस्ट थे लीलाधर भानुखुटे, और इस प्रोग्राम का संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, और प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे के प्रस्तुत करते थे रमाशंकर शुक्ला। तो साथियों, अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।